स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जो आयुर्वेदिक स्टाफ नर्स की जो भर्ती है उसकी तैयारी हम लोग के द्वारा बहुत ही ज़ोर शोर से कराई जा रही है। और जिन्हें अभी तक नहीं पता है उन्हें मैं फिर से बता दूं कि हमारी जो प्रिपरेशन है, बेस्ट प्रिपरेशन जो है हमारे आयुर्भास्कर ऐप पे अच्छी तरीके से कराई जा रही है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, जिन्होंने कोर्स परचेज किया उन्हें भी पता होगा, जिन्हें नहीं पता है उन्हें हम फिर से बता दें कि आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, आयुर्भास्कर आपको टाइप करना है। कैसे आयुर्भास्कर टाइप करेंगे? आप ऐसे ही लिखेंगे, ए कैपिटल और बी कैपिटल रहेगा, दोनों में स्पेस नहीं देंगे। प्ले स्टोर में जाकर के ऐसे सर्च करेंगे तो ऐप आ जाएगा। ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। ऐप इंस्टॉल करने के बाद से व्हाट्सएप से आपको लॉगिन नहीं करना है, मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन करेंगे। जो ही मोबाइल नंबर आप एंटर करोगे तो अपने आप OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा। वहाँ पे कोर्स चल रहे हैं, अलग अलग कोर्स चल रहे हैं। अलग अलग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अदर सब्जेक्ट हैं आयुर्वेद नर्स के, अदर सब्जेक्ट, और एक चीज़ और हम बता दें कि ये जो अदर सब्जेक्ट हैं ये आयुर्वेद नर्स के लिए भी हैं, एलोपैथ नर्स के लिए भी हैं। एलोपैथी नर्स, स्टाफ नर्स की जो तैयारी हो रही है उसके लिए भी बेस्ट जो सिलेक्शन है हम लोग के द्वारा कराया जाएगा, बेस्ट प्रिपरेशन हम लोग के द्वारा कराया जाएगा, ये गारंटी है। तो यहाँ पे अदर सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन चल रही है और कोर्स फीस बहुत ही कम है, 499 रुपये में आपके अदर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो रही है। और रह गए आपके आयुर्वेद के जो सब्जेक्ट, तो आयुर्वेद के पूरे सब्जेक्ट की फुल प्रिपरेशन फ़ीस जो है आपकी बस 1500 रुपये है। 1500 रुपये में आपका पूरा आयुर्वेद पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन हो रही है बहुत ही बेस्ट तरीके से। और दूसरी चीज़, जिनके पास फाइनेंशियल दिक्कत है, और फाइनेंशियल दिक्कत के लिए हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये फ़ीस बहुत ज़्यादा लग रही है। तो यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेज जो है हम आपको डेमो टाइप का दे रहे हैं। तो आज की भी क्लास शरीर रचना और क्रिया विज्ञान की होगी, जिसपे हम 20 ऑप्शनल क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। लेकिन उससे पहले अभी कुछ दिन पहले हमने प्रसूति का टेस्ट कराया है पूरा यूपी स्टेट लेवल पे, जिसमें 50 प्रश्न दिए गए थे और लगभग वहाँ पे 3000 जो स्टूडेंट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और 3000 स्टूडेंट्स में 10 बच्चों का नाम हमें अनाउंस करना था कि हमें ये देखना था कि पूरे यूपी स्टेट में कितने बच्चे किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारे ऐप के ज़रिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छी तरीके से, उनकी प्रिपरेशन, और आप यदि कहीं और से प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो उनकी प्रिपरेशन में एक आकलन करना था, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पाई हैं। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले 10 बच्चों का नाम बताएंगे जिन्होंने टेस्ट सबमिट किया है और जिनके रैंक जो हैं किस हिसाब से हैं वो हम बताएंगे। और वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। ये तो हो गए हमारे ऐप का इंट्रो टाइप का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन। आपको अगर ऐप परचेज करते हैं, क्लास पेड करते हैं, क्लास आप खरीदते हो, तो वहाँ पे आयुर्वेद की फुल प्रिपरेशन कराई जा रही है। स्वास्थ्य ब्रीथ खत्म हो चुका है, प्रसूति खत्म होने वाला है, स्वास्थ्य ब्रीथ से 3 टेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। टेस्टों को फ्री भी हम करा रहे हैं। और कुछ पेड क्लासेस में भी कुछ जो टेस्ट हैं वो पेड क्लास में आपको अलग से मिलेंगी, नोट्स वगैरह दिए जा रहे हैं, गाइड प्रॉपर आपको दी जा रही है। और कुछ पर्सनली जो इश्यूज़ हैं, क्वेश्चन है, आप हमसे पूछ सकते हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, सारी चीज़ें जो हैं व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से चल रही हैं। और यदि आपको सिलेक्शन पक्का करना है, चाहे आप आयुर्वेद फार्मासिस्ट हों, चाहे आयुर्वेद नर्स हों या एलोपैथ के नर्स हों, अदर सब्जेक्ट की अगर प्रिपरेशन करनी है तो हमारे ऐप पे आप आइए, आपका स्वागत है। और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की गारंटी हमारे द्वारा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले अनाउंसमेंट करते हैं। जो प्रसूति का टेस्ट कराया गया था, प्रसूति एवं बाल रोग, प्रसूति एवं बाल रोग के विषय से 50 प्रश्न दिए गए थे। कितने प्रश्न दिए गए थे? 50 प्रश्न, जो 25 अंकों के थे। 25 अंक के जो प्रश्न थे वो थे। और इसमें लगभग 3000 तक छात्र छात्राएं सम्मिलित हुई थीं। अब यहाँ पे 10 बच्चों का हम नाम बताने वाले हैं जिन्होंने स्टेट वाइज रैंक अपना गेन किया, अचीव किया है। इसमें जो प्रसूति एवं बाल रोग का जो सब्जेक्ट था उसमें हमने कुछ
टॉपिक से ही बस प्रश्न दिए थे, पूरे प्रसूति बाल रोग से आपको टेस्ट नहीं दिया गया था। एक तो स्त्री शरीर जिनमें जननांग थे, जननांगों का क्रियात्मक एवं रचनात्मक विवरण से लेकर आर्तों के स्वरूप तक, आर्तों का स्वरूप, इन्हीं टॉपिक्स के बीच में से 50 प्रश्न दिए गए थे। अब किन छात्र छात्राओं ने कितना नंबर कितने समय में सबमिट किया है वो हम आपको बताएंगे। हमारे ऐप की एक विशेषता है जो हम आपको बता दें कि यदि आप हमसे कोर्स परचेज करते हो, कोर्स करते हो, तो आपको जितने दिन का आप कोर्स करेंगे एक सर्टिफिकेट जो है, ऐप जो ही ऑटोमेटिक आपका कोर्स कंप्लीट होगा, एक सर्टिफिकेट उतने माह की आपको ऐप द्वारा दे दी जाएगी, जो कि प्रॉपर आपको ये बताएगा कि आपने आयुर्भास्कर ऐप द्वारा नर्सिंग की तैयारी की है और आपकी अचीवमेंट ये है, जो फुल्ली सर्टिफाइड है क्लास प्लस ऐप के द्वारा, और हमारी संस्था भी आपको पूरी तरह से वेरीफाइड करती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब देखते हैं जो रैंक होल्डर हैं उनके नाम जान लेते हैं कौन कौन है। तो प्रसूति टेस्ट में यूपी स्टेट में, मतलब पूरे यूपी स्टेट की बात करें, इसमें फर्स्ट रैंक जो है, फर्स्ट रैंक है कौशिकी पाठक, कौशिकी पाठक, जिन्होंने टेस्ट सबमिट किया है। लगभग टाइम इन्होंने लगाया है 13 मिनट और 6 सेकेंड, मतलब कि 13 मिनट 6 सेकेंड में इन्होंने पूरा टेस्ट सबमिट कर दिया है, जबकि आपको पूरे प्रश्न करने के लिए 50 प्रश्न करने के लिए 50 मिनट का समय दिया गया था। तो 13 मिनट 6 सेकेंड में इन्होंने टेस्ट सबमिट किया है, जिसमें इनके टोटल मार्क जो हैं, टोटल मार्क, इनके टोटल मार्क जो हैं 22.51 हैं, मतलब 25 नंबर में, 25 में इनके इतने हैं। और जो इनकरेक्ट आंसर है, इनकरेक्ट आंसर इनके हैं ओनली 3, बस 3 गलत जवाब इन्होंने दिया है। बाकी पहला रैंक इन कौशिकी पाठक का है, 13 मिनट 6 सेकंड में इन्होंने टेस्ट सबमिट किया है और इस हिसाब से आपको ये मार्क मिला है। कई बार बता चुके हैं, आप जितनी तेज़ी से टेस्ट सबमिट करते हो तो वो आपकी एक्यूरेसी दिखाता है कि कितनी जल्दी आप टेस्ट सबमिट कर रहे हो, उससे भी रैंक आपका बढ़ता है। जितनी जल्दी सबमिट करेंगे उतना ज़्यादा मार्क मिलेगा। लेकिन एग्ज़ाम में आपको समय यहाँ पे इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में भी समय देखना है। 1 मिनट में, कम से कम 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये हो गया कौशिकी पाठक का हाल, जिन्होंने इस टेस्ट में पहला नंबर हासिल किया है। ठीक है, दूसरी जो रैंक होल्डर हैं उनका भी नाम देख लेते हैं, जो सेकेंड पोजीशन पे हैं। तो सेकेंड पोजीशन पे हैं सुधा, नाम है सुधा। इनका मार्क है 17.53 और ये सेकेंड पोजीशन पे है। थर्ड पोजीशन पे हैं संगीता, इनका भी मार्क सेम है, जबकि संगीता ने समय भी कम लिया है, इनसे सुधा से ज़्यादा कम समय लिया है टेस्ट को करने में। लेकिन इनका रैंक इसलिए नीचे जा रहा है क्योंकि इन्होंने ज़्यादा टेस्ट जो है अटेम्प्ट नहीं किया है और सुधा जो है रेगुलर टेस्ट अटेम्प्ट करती हैं। इस आधार पे इनका रिज़ल्ट ये जो है ऐप के थ्रू आपको दिया जा रहा है। चौथे रैंक पे हैं कंचन, जिनका मार्क है 12.38। ठीक है, पाँचवें पे हैं उषा वर्मा, जिनका मार्क है 11.22।
छठे पे हैं कंचन राठौर, कंचन राठौर, जिनका मार्क है 11.20। ठीक है। उसी तरह से अगर 7वें रैंक की बात करें, अपने अपने रैंक को देखते जाइएगा, और अगर जिनको अपने रैंक से रिलेटेड दिक्कत समझ में नहीं आ रही है तो वो बताएंगे, हम नेक्स्ट बताएंगे आपको। फिर 7वें रैंक पे हैं अलका यादव, अलका यादव, इनका मार्क है 11.05, 25 में सबका है। 8वें पे हैं गरिमा सिंह, इनका मार्क है 10.88। 9वें पे हैं अनामिका पटेल, इनका मार्क है 10.06। और 10वें पे हैं पूजा सिंह, जिनका मार्क है 9.71। तो ये हो गए 10 रैंक होल्डर स्टूडेंट जिन्होंने टेस्ट सबमिट किया है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम बार बार कह रहे हैं कि पहले आप जो भी क्लास ऑनलाइन कर रहे हैं आप बढ़िया से उसकी पढ़ाई कीजिए, या आप कहीं से भी कर रहे हो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई करने के बाद ही टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसका आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका आंसर देंगे तो नंबर कटेगा। आप और बेस्ट कर सकते हैं अगर नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को छोड़ करके। तो ये तो हो गई 10 प्रश्नों की, जो 50 प्रश्न थे प्रसूति से उसकी बात। अभी कुछ समय बाद फिर से प्रसूति से 100 प्रश्न दिए जाएंगे। पूरे जब सब्जेक्ट प्रसूति का ज्यों ही खत्म होगा 100 प्रश्न की एक सीरीज़ आएगी। और मैं फिर से वादा करता हूं, जो हमारे ऐप पे पढ़ रहे हैं वो भी, जो पूरे स्टेट में पढ़ रहे हैं वो भी, सभी के लिए कंबाइंड एग्ज़ाम कराएगा आयुर्भास्कर ऐप, और वहाँ पे टेस्ट फ्री होगा। आप कहीं भी किसी से भी पढ़ रहे हो, ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और ज्यों ही फ्री टेस्ट होता है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक दे देंगे। व्हाट्सएप मेरा जो कम्युनिटी ग्रुप चल रहा है वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट पे आपको लिंक मिल जाएगी, फेसबुक के पेज पे आपको लिंक मिल जाएगी, और सारी जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे लिंक मिलेगी, वहाँ से आप टेस्ट सबमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं हमारे ऐप के द्वारा पढ़ना तो टॉपिक सारे वैसे ही पढ़े हैं, सारी क्लासेस व्यवस्थित हैं, रिकॉर्डिंग क्लासेस, लाइव क्लासेस सब रिकॉर्ड ऐप पे होती हैं, सब सिस्टमेटिक तरीके से हैं। वहाँ से आप वीडियो लेक्चर देख करके, क्लास देख करके अच्छी तैयारी करके टेस्ट अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। वो रही बात की बात। अब जो है आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम कवर करेंगे लगभग 20 प्रश्न जो रचना एवं क्रिया शारीर से होगा। रचना एवं क्रिया शारीर का जो सब्जेक्ट है, पूरे शरीर क्रिया से संबंधित जो सब्जेक्ट है, उसमें अगर आप आयोग का सिलेबस देखिए तो उसमें शुरू से लेकर के शरीर की परिभाषा से लेकर के अंत तक के जितने भी टॉपिक हैं वह सभी जो हैं पढ़ने वाले टॉपिक हैं, और क्वेश्चन भी आयोग के द्वारा जो प्रश्न बनेंगे उनमें अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाएंगे। तो उस तरह के 20 प्रश्न मैंने आप सभी की सुविधा के लिए सेट किया है, और वो 20 प्रश्न जो हैं हर टॉपिक से अटैच किया गया है, ताकि एक ही जगह पे आपको 20 प्रश्न पढ़ करके काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह है आचार्य चरक के अनुसार कोष्ठांगों की संख्या है। तो चरक ने कोष्ठांगों की संख्या कितनी बताई है। कोष्ठांगों का मतलब ऐसे अंग जो कोष्ठ मतलब कि गुहा की तरह हो या चैम्बर की तरह हो, खाली हो। तो ऐसे कोष्ठांगों की संख्या आचार्य चरक के अनुसार कितनी है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, 15 भी है, 12 भी है, 14 भी है, 17 भी है। तो जब कोष्ठांगों की बात हो और सुश्रुत की बात हो तो आपका जवाब होना चाहिए 15। तो आचार्य चरक के अनुसार कोष्ठांगों की संख्या कितनी है, 15। वीडियो सही से देखिएगा,
क्योंकि हम कुछ क्वेश्चन के आंसर आपके जिम में छोड़ के जाएंगे। कमेंट बॉक्स में सबसे चाहेंगे कि आप लोग आंसर बताइए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो चीज़ें नहीं समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर समझा देंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि कोष्ठ उपस्थित अवयवों को कहते हैं। कोष्ठ उपस्थित अवयवों को कहते हैं। तो कोष्ठ, फिर वही जो क्वेश्चन अभी कोष्ठांग पूछे गए थे, कह रहा है कि कोष्ठ उपस्थित अवयवों को कहते हैं। कोष्ठों में जो अवयव पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? क्या अंग कहते हैं? नहीं। प्रत्यंग कहते हैं? नहीं। आंतरिक अंग कहते हैं? नहीं। कोष्ठ में जो अवयव पाए जाते हैं उनको कहते हैं कोष्ठांग। कोष्ठों में जो अवयव पाए जाते हैं उनको कहते हैं कोष्ठांग। तो ऐसे प्रश्न हो तो आप कोष्ठांग पे सही का निशान लगाएंगे, ठीक है। जो नहीं आएगा उसको छोड़ना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है, 50 बार बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, जिसमें कोई द्रव्य विशेष और पदार्थ आश्रय लेता हो उसे आचार्यों ने कहा है। ऐसी जगह शरीर में जहाँ पे कोई द्रव्य विशेष या पदार्थ आश्रय लेता है उसे आचार्यों ने क्या कहा है, पूछा जा रहा है। तो क्या उसे आश्रय कहते हैं? जी नहीं। क्या उसे आशयाश्रय कहते हैं? जी नहीं। क्या स्थान कहते हैं? जी नहीं। क्या कहा जाता है? आशय। आचार्यों ने आशय शब्द दिया है उस स्थान विषय के लिए जहाँ पे शरीर में कोई पदार्थ या पदार्थ के अतिरिक्त कोई द्रव्य आकर के ठहरता है या रुकता है, उसे आचार्यों ने आशय कहा है। समझने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य काश्यप के अनुसार आशयों की संख्या है। आचार्य काश्यप के अनुसार आशयों की संख्या है। यह प्रश्न जो है हम आपके जिम्मे छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आचार्य काश्यप ने कितने आशयों की संख्या शरीर के अंतर्गत बताई है। स्त्रियों में आशयों की संख्या बढ़ती है, पुरुषों में आशय जो है कम होते हैं। ये हम बता दे रहे हैं आपके हिंट के लिए। तो आप बताइए कि आचार्य कश्यप ने आशयों की संख्या, अब ये नहीं बताया गया कि पुरुष में कि स्त्री में। तो जब ऐसा प्रश्न आएगा तो आपका जवाब क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं पता होगा तो फिर हम आंसर बता देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5वां प्रश्न देखते हैं। आचार्य सारंगधर के अनुसार स्त्रियों में आशयों, अभी बता रहे थे वो आ गया। आचार्य सारंगधर के अनुसार स्त्रियों में आशयों की संख्या है। तो जब आशयों की संख्या की बात करेंगे और स्त्री की बात करेंगे, तो स्त्री की बात करेंगे तो अगर ऑप्शन में 10 है, 12 है, 13 है, 14 है, तो आप वहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ ये देखिए कि किन की बात हो रही है। काश्यप की बात नहीं हो रही है, न चरक की, न सुश्रुत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सारंगधर की। तो सारंगधर ने जहाँ भी जिनके बारे में बताया है सटीकता दी है, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। तो ये नंबर आपको नोट कर लेना है 10। सारंगधर के अनुसार स्त्रियों में आशयों की संख्या कितनी है? 10। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, याद करने वाला प्रश्न है। अब कह रहा है अगला प्रश्न 6वां, हृदय प्राणे। हृदय प्राणे का अर्थ क्या हुआ? इनमें से सभी अर्थ लिखे हुए। हृदय प्राणे मतलब क्या हुआ? क्या इसका अर्थ होता है हृदय में प्राण, हृदय में प्राणवायु, हृदय में प्राणवायु का स्थान है, या उपरोक्त सभी? तो देखें तो सभी में हृदय और प्राण कॉमन है, लेकिन 2 ही में वायु दिख रहा है, तीसरे में नहीं दिख रहा है। तो हृदय प्राणे का मतलब हृदय में प्राण नहीं होगा, हृदय में प्राणवायु नहीं होगा, हृदय में प्राणवायु का स्थान है, ये होगा। यह जो श्लोक है या सूत्र है वह यह बताना चाहता है कि हृदय प्राणे का मतलब हृदय में प्राणवायु का स्थान है, और प्राणे जो है वह प्राण को भी दर्शा रहा है और वायु को भी दर्शा रहा है, ठीक है। तो हृदय प्राणे का अर्थ हुआ हृदय में प्राणवायु का स्थान है, उपरोक्त सभी नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य सुश्रुत ने स्त्रियों में उपस्थित 8वें आशय को कहा है। सुश्रुत ने 8वें आशय को क्या नाम दिया है सुश्रुत की? तो सबसे पहले हमें आचार्य की बात पे ध्यान देना है। जब आचार्य कथन हो तो आंसर में तुक्का भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि वह याद करने वाला विषय हो जाता है। तो आचार्य की बात आती है और जब पूछा जाता है, आचार्य की बात आती है और जब पूछा जाता है कि किसी विशेष पार्ट के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 8वें आशय को कहा गया है।
आचार्य सुश्रुत ने स्त्रियों में 8वें आशय को कहा है। क्या गर्भशैया? नहीं। गर्भाशय नहीं कहा गया है, गर्भशैया कहा गया है। योनि नहीं, योनि नलिका नहीं। तो इसका जवाब जो होगा गर्भशैया, ये आपको याद करना पड़ेगा। स्त्रियों में 8वां जो आशय है वह गर्भशैया है, इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। 8वां प्रश्न देखते हैं। अग्नाशय है, तो अग्नाशय क्या है? क्या अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्या बाह्यस्रावी ग्रंथि है, उभयस्रावी ग्रंथि है, या सभी है? तो जब तक आप इसका जवाब याद नहीं रखोगे तो ऑप्शन देख करके नहीं दे पाएंगे, तो पढ़ना जरूरी है, याद करेंगे तभी होगा। अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत अग्नाशय नहीं आती है, बाह्यस्रावी के ग्रंथि के अंतर्गत इसको नहीं रखा गया है। उपरोक्त सभी कह ही नहीं पाएंगे क्योंकि 2 गलत हो गया, तो यह उभयस्रावी ग्रंथि है। अग्नाशय को हम उभयस्रावी ग्रंथि कह सकते हैं, कहते हैं। स्थान विशेष में कई जगह अलग अलग जगहों पे उल्लेख मिलता है, लेकिन जब अग्नाशय के बारे में पूछा जाए तो जब उभयस्रावी ग्रंथि का नाम आए तो वहाँ पे आप ये चीज़ सही करेंगे कि उभयस्रावी ग्रंथि जो है अग्नाशय को कहते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा परावटु ग्रंथियाँ हैं। अब परावटु ग्रंथियाँ किसे कहते हैं? ग्रंथियाँ आप अगर पढ़े होंगे तो ग्रंथियों के 3 रूप बताए गए हैं, जिसमें अंतःस्रावी हैं, बाह्यस्रावी हैं, उभयस्रावी ग्रंथियाँ रखी गई हैं। तो उसी में एक ग्रंथि है परावटु ग्रंथि जिसको बोला जाता है। तो वह क्या है, किन के अंतर्गत आता है? निस्त्रोतस ग्रंथियों के अंतर्गत। निस्त्रोतस को क्या कहते हैं वो आप कमेंट में बताइएगा कि निस्त्रोतस ग्रंथियों को अन्य किन शब्दों में बताया गया, या दूसरे शब्दों में निस्त्रोतस ग्रंथि को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, क्या परावटु ग्रंथियाँ अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, या पहला और दूसरा दोनों कह सकते हैं, या उपरोक्त सभी? तो नहीं, जो परावटु ग्रंथि है वह निस्त्रोतस भी कही जाती है, अंतःस्रावी भी कही जाती है, और इनमें से दोनों। तो ये जो ऑप्शन आपका तीसरा है यही सही होगा। ठीक है। 10वां प्रश्न देखते हैं। संपूर्ण शरीर की स्पर्शेंद्रिय का अधिष्ठान है, मतलब पूरे शरीर की जो स्पर्शेंद्रिय है उसका अधिष्ठान भाग किसे कहते हैं? लोमकूप को नहीं कहेंगे, याद करने वाला प्रश्न है। लोम नहीं, लोमकूप पता ही है आपको, जिससे लोम जुड़े हैं, लोम मतलब रोए, जिससे जुड़े हैं वो लोमकूप है। तो कौन सा आंसर होगा? त्वक। त्वक मतलब त्वचा। तो संपूर्ण शरीर के स्पर्शेंद्रिय का अधिष्ठान जो है त्वचा होती है, सभी नहीं होगा, तो ऑप्शन त्वचा सही होगा, जिसको हम त्वक कह रहे हैं। अगला प्रश्न है 11वां। अब 11वें का अगर देखा जाएगा, 11वें को अगर देखें तो कह रहा है आचार्य सुश्रुत के अनुसार चौथी त्वचा का नाम है। तो हम आपको बता दें कि सुश्रुत ने त्वचा के 7 विभाग किए हैं। कितने विभाग? 7 विभाग। मतलब सुश्रुत के अनुसार त्वचा जो है 7 प्रकार की होती है। त्वचा के प्रकार कितने हैं? 7। तो इसी में से पूछा जा रहा है कि चौथी त्वचा, क्योंकि सुश्रुत ने जिन भी त्वचा को बताया है क्रमवार तरीके से बताया है। किस तरीके से? क्रमवार। मतलब कि ऐसा नहीं है कि पहली अगर वेदनी है तो वह जा करके चली जाएगी तीसरी पर। अब जरूरी नहीं है हम वेदनी बता रहे हैं तो पहली वेदनी ही हो, ऐसा नहीं है। तो इसमें से वही पूछा जा रहा है कि चौथी त्वचा कौन सी है। तो चौथी त्वचा याद रखने के लिए आपको इस ऑप्शन को दिमाग में रखना होगा, ताम्रा। ताम्रा जो है सुश्रुत के अनुसार चौथी त्वचा है, जो चौथा भाग या चौथा प्रकार जो है त्वचा का सुश्रुत ने बताया है, याद रखना है। फिर त्वचा के किस विभाग में सुश्रुतानुसार अर्श रोग होता है? सभी से कमेंट में हम जानना चाहेंगे, आप सभी बताइएगा कि अर्श को अन्य भाषा में क्या कहते हैं, या अर्श किस रोग को कहते हैं, अर्श कौन सा रोग है, तभी ना पता चलेगी तैयारी कैसी चल रही है। अगर मान लीजिए ऐसा ही प्रश्न आ जाए व्याधि में कि अर्श इनमें से किस रोग को कहते हैं, तो आप बताएंगे ना। तो कह रहे हैं कि सुश्रुतानुसार अर्श रोग होता है, त्वचा के किस विभाग में होता है? अवभासनी में नहीं होता है। अवभासनी जो है त्वचा का पहला प्रकार है सुश्रुत के अनुसार, याद रख लीजिएगा। अवभासनी क्या है? त्वचा का पहला प्रकार, याद रखेंगे तभी होगा। चौथा अभी अगले प्रश्न में बताए थे हम, चौथा जो है ताम्रा है। श्वेता नहीं, वेदनी नहीं, मांसधरा में यह रोग होता है। कौन सा? अर्श। आपको जवाब बताना है अर्श
को अन्य भाषा में कौन सा रोग कहते हैं, या अर्श किस रोग को कहा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य डल्हड़ ने मर्म को माना है। तो डल्हड़ का नाम आ गया यहाँ पे, और डल्हड़ ने मर्म को क्या कहा है। जब डल्हड़ ने कहा है तो अब ये नहीं कि कुछ भी कह देंगे तो सही हो जाएगा, डल्हड़ जो कहे हैं वही ऑप्शन इसमें पूछ रहा है। तो डल्हड़ के अनुसार मर्म क्या है, क्या वह स्थान जहाँ आघात से श्वास अवरोध हो जाते हैं। डल्हड़ ने कभी भी ये नहीं कहा है कि मर्म वह स्थान है जहाँ पे श्वास अवरोध हो जाए अगर आघात पहुँचे तो। मर्म क्या है, अगर आपसे पूछा जाए मर्म क्या है, तो मर्म इंग्लिश में विटल पार्ट को कहते हैं। इंग्लिश में किसको कहते हैं, विटल पार्ट को। ऐसी स्थान विशेष जहाँ पे आघात पहुँचता है तो वेदना भी हो सकती है, अत्यधिक वेदना भी हो सकता है, श्वास अवरोध भी हो सकता है, श्वास अवरोध भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। तो मर्म ऐसे स्थल शरीर में, ऐसे मर्म जो है शरीर में बहुत सारे हैं, अभी नहीं बताएंगे, आगे प्रश्न है उसमें देखा जाएगा। तो वह स्थान जहाँ आघात से शोथ होता है, जी नहीं। वह स्थान जहाँ आघात से मृत्यु हो जाती है, एकदम सही है, यही वाला ऑप्शन आपको सही मारना है। डल्हड़ ने मर्म को माना है कि ऐसा वह स्थान जहाँ पे अगर आघात पहुँचे तो मृत्यु हो जाए, सभी नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, शरीर में मर्मों की कुल संख्या है। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। पूरे शरीर में मर्म कितने हैं, ये सभी आचार्य, इसमें किसी का मतभेद नहीं मिलेगा, सभी आचार्यों के अनुसार उतने ही हैं, क्योंकि संख्याएं घट बढ़ नहीं सकती हैं, जितनी हैं उतनी ही रहेंगे। क्या 112 होगा, नहीं। 203 नहीं, 206 नहीं, 107 मर्मों का उल्लेख जो है सभी आचार्यों के द्वारा मिलता है। आचार्यों ने शारीर क्रिया विज्ञान में 107 जो है मर्म उल्लेखित किए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न है, पैरों में कुल मर्मों की संख्या। प्रश्न फिर से पढ़ रहा है पैरों में, एक पैर की बात नहीं कर रहा, पैरों में। तो यहाँ पे अगर देखें तो 11, 22, 33 और 44 दिया हुआ है। तो अगर हम बस कहीं अगर उल्लेख ऐसा मिल जाए कि पैर में कितने मर्म होते हैं, कितने मर्म, तो यहाँ पे कह रहा है पैर, तो पैर मतलब एक पैर की बात हो रही, किसकी, एक पैर की, मतलब एक पैर में कितना मर्म, तो एक पैर में होता है 11 मर्म। एक पैर में कितना मर्म होता है, 11। तो आपके हिसाब से दो पैरों में कितने मर्म हो गए, 22। तो पैरों कह रहा है तो मतलब कितने मर्म, 22। बाकी 33 गलत, 44 गलत, 11 गलत, 22 सही होगा। पैरों में मर्म जो है 22 होते हैं, क्योंकि एक में अगर 11 है तो दोनों में 22, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए शाखागत मर्मों की संख्या, शाखागत मर्मों की संख्या, तो जब शाखागत पूछे तो शाखागत अंग विशेष किसको बोला गया है, हमारे दोनों हाथ और हमारे दोनों पैर। तो दोनों हाथों में अगर देखें तो 22 मर्म और दोनों पैरों में देखें तो 22 मर्म। टोटल कितने मर्म हैं, 44। कहाँ, शाखागत जो मर्म बोले जाएंगे तो कितने हैं, 44। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 16वां प्रश्न देखते हैं, आचार्यों ने मुख्य मर्मों की संख्या बताई है। अब ये भी फंसाने वाला प्रश्न है कि पूरे सभी आचार्यों ने बताया कि मुख्य कितने मर्म होते हैं। एक तो मर्म टोटल बताया गया, कुल कितने मर्म होते हैं, तो 107। मुख्य मर्मों की संख्या क्या है, क्या 12 है, नहीं। क्या 16 है, नहीं। क्या 2 है, नहीं। नहीं नहीं नहीं, बस कितने हैं, 3। मुख्य मर्म कितने हैं, 3। मुख्य मर्मों की संख्या सभी आचार्यों ने कितना बताया है, 3। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। 16वें प्रश्न का उत्तर है। 17वां देखते हैं, हृदय का प्रमाण है। अब ये भी याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। हृदय का प्रमाण इनमें से कितना है, क्या 2 अंगुल होता है, 4 अंगुल होता है, 6 अंगुल होता है, 8 अंगुल होता है। तो जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक आंसर का जवाब नहीं मिल सकता है। तो हृदय का प्रमाण है 4 अंगुल, 2 अंगुल नहीं होता है, 6 अंगुल नहीं होता है, 8 अंगुल नहीं होता है। किसी आचार्य का उल्लेख यहाँ पे नहीं है, तो प्रमाण निश्चित है, ठीक है। 18वां, कर्णमूल ग्रंथियाँ इनमें से किसके अंतर्गत आती हैं। जो कर्णमूल ग्रंथि है इन सभी में से किसके अंतर्गत आती है। क्या आंत्र ग्रंथियों के अंतर्गत कर्णमूल आता है, नहीं। लार ग्रंथियों के अंतर्गत कर्णमूल आता है, ये सही है कि कर्णमूल ग्रंथि जो है लार ग्रंथियाँ जो हैं उसके अंतर्गत आती हैं। पीनियल ग्रंथि के अंतर्गत भी नहीं आता है, तो इसलिए सभी जवाब गलत है। बस ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, ठीक है। अगला, छठी कला का नाम है। अब कला क्या है,
अब कला जो है आप हमें बताओगे कमेंट बॉक्स में लिख करके कि कला मानव शरीर में किसे कहा जाता है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कमेंट अगर आप नहीं दोगे तो हम बस यही समझेंगे कि आपकी तैयारी जीरो है, ठीक है। तो कमेंट आप जरूर दीजिए ताकि हमें समझ में आए कितने लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर आपको फिर क्लास भी देने की जरूरत नहीं है, फिर यूट्यूब पे क्लास नहीं मिलेगी आपको। आप कमेंट दीजिए तभी पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो, नहीं तो हम जानेंगे कि कोई नहीं पढ़ रहा है। तो छठी कला का नाम है क्या? अश्रिगधरा कहा जाता है? नहीं। पित्तधरा कला जो है सही है। कफ और तम नहीं है। ताम्रा नहीं है, ठीक है। तो छठी कला जो है वह है पित्तधरा कला। ऑप्शन याद रखना है, याद नहीं करोगे, याद करना है। सिलेक्शन लेना है तो याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से तो 2 घंटा सभी को पढ़ना है, क्योंकि आप आज तक नहीं पढ़े तो अब पढ़ लो, क्या पता कल्याण हो जाए। 20वां लास्ट प्रश्न है, और 20वां जो प्रश्न है बहुत शानदार प्रश्न है। प्राणों की संख्या है 10, 11, 12, 13। प्राणों की संख्या कितनी है? आप बताएंगे कि प्राणों की संख्या कितनी है, ठीक है। अब जिनको भी जवाब पता है वो कमेंट में लिखेंगे कि कौन से। इसमें हम 3 प्रश्न आपसे पूछे हैं और 1 प्रश्न पूछा गया है कि अर्श कौन सा रोग है, तो मिला के हो गए 4 प्रश्न। टोटल 4 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं वीडियो के अंतर्गत। आपको जवाब पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो जवाब हम बता देंगे, ठीक है। सभी के कमेंट्स हम पढ़ते हैं, बार बार कहते हैं। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइएगा। जिन्हें भी ऐप परचेज करना है, लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अगर प्ले स्टोर पर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, कई लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी नहीं पता है कहाँ पे होता है, वो हम अभी दिखाने वाले हैं। तो ये चीज़ें हो गई, ये क्वेश्चन हो गए इस हिसाब से। अब हम देख लेते हैं कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन कहाँ पे दिखेगा। वो चीज़ पता कर लिया जाता है कि कहाँ पे वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिखेगा। 1 मिनट बस, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन परेशान नहीं होना है। हम आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिखा देते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिलेगा कहाँ पे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। आप जब YouTube में जाएंगे, YouTube में जब आप आ गए, आप होम पेज खोल लीजिएगा YouTube का और चैनल सर्च करेंगे। जैसे ही आप चैनल सर्च करोगे, आप आयुर भास्कर भी डालोगे तो आ जाएगा। देखिए आयुर भास्कर ऐप आपको यहाँ पे गूगल में भी आप सर्च में डालोगे तो आ जाएगा। यहाँ से 5 रेटिंग है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। हमारा चैनल आ गया। यहाँ पे जब हम कहते हैं कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, तो जैसे ही मान लीजिए आप ये वीडियो प्ले कर रहे हो, वीडियो प्ले हो गया, मान लीजिए वीडियो प्ले हो गया, ये वीडियो चल रहा है। हम कहते हैं कि आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखने के लिए ज्यों ही आप वहाँ पे देखेंगे मोर लिखा होता है, मोर को क्लिक करेंगे। मोर को ज्यों ही क्लिक करते हैं तो खुल जाएगा। आपके फ़ोन में दूसरे तरीके से खुलेगा, यहाँ पे दिख रहा है खुला हुआ। मोर पे और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख के आती है। मोर पे, वीडियो में यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है। जो ही क्लिक करेंगे तो ऐसे दिखेगा। देखिए यहाँ पे सब चीज़ लिखा है। आयुर भास्कर का हर वीडियो में सारे लिंक्स पड़े होते हैं। आयुर भास्कर ऐप डाउनलोड लिंक यहाँ पे है। फिर देखिए हमसे जुड़ें, फेसबुक पेज का लिंक यहाँ पे है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक यहाँ पे है, टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे है, इंस्टाग्राम यहाँ पे, पूरे देवी देवता यहाँ पे आप ढूंढ रहे हैं पता नहीं कहाँ पे। यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं। यहीं से पकड़ोगे, यहीं से पकड़ोगे, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे छू देना है, आप हमारे पास चले आओगे। यहाँ पे छुएंगे आप हमारे पास चले आओगे। यहीं पे सारी सेवाएं जो हैं यहीं पे दी जाती हैं, ठीक है। तो चैनल का लिंक, चैनल तो आपको पता ही है, आप वहीं पे सारी चीज़ें देख रहे हो। इसी में जब आप मोर करोगे, जैसे ही मोर करोगे तो ऐसी चीज़ें खुलेंगी। और दूसरी चीज़, जब आपको बोला जाता है सब्सक्राइब कीजिए, तो सब्सक्राइब जब आप कर लेते हो, ऐसे दबा दोगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। जब सब्सक्राइब हो जाएगा तो बेल आइकन दबाना होता है। बेल आइकन क्या है, किसी को, कई लोगों को ये भी नहीं पता है कि बेल आइकन क्या होता है। अब बेल आइकन की बात की जाती है तो एक घंटी का बटन होता है।
घंटी के बटन को जब आप दबाओगे, इसी में जैसे जो भी आपको देखना है, जो भी चैनल पे वीडियो आ रहा है, जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाओगे, घंटी का बटन होता है, आप दबाएंगे तब जा करके नोटिफिकेशन आपका ऑन होता है। तो इस तरह से हो गया। आपको कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा है तो आप बस जाइए गूगल में सर्च कर दीजिए आयुर भास्कर, हम वहीं पे मिलेंगे, आपको ऐप भी मिलेगा, हम भी मिलेंगे, सब कुछ है वहीं पे मिलेगा, ठीक है। और बाकी आपकी पढ़ाई अच्छे से हो तो चैनल को, एक चीज़ और है कि जैसे ही हमने बताया आपको कि जैसे ही आप गूगल में जा कर के सर्च में आयुर भास्कर लिखोगे और जैसे ही आप सर्च टैब करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले प्ले स्टोर का ऐप निकल के आएगा आयुर भास्कर। आप चाहें तो यहीं से इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर में ये चला जाएगा आपका और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी इंस्टॉल हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा, फेसबुक पेज जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से आप डायरेक्ट इसको यहाँ से फॉलो कर सकते हो, यहीं से खोल के फॉलो हो जाएगा। यूट्यूब भी आपको यहीं से दिख रहा है, एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा बाय भास्कर सर दिख रहा है, और इंस्टाग्राम भी आपको यहाँ से दिख जाएगा, आयुर भास्कर करके है यहाँ पे पड़ा हुआ है। क्लास प्लस का हम लोग का जो ऐप का वेबसाइट है वो भी आपको यहाँ से दिख जाएगा, यहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। हैशटैग भी हम लोग का आयुर भास्कर नाम से ही है, आप यहाँ से हो सकते हैं, देख सकते हैं। और बाकी जितनी चीज़ें हैं आयुर भास्कर ऐप के हेल्प से सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, कहीं भी आप क्लिक कर देंगे हमारे पास डायरेक्ट आपकी सारी चीज़ें जो हैं आ जाएंगी। कहीं भी आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह भी जो है हम लोग का यहाँ से डायरेक्ट जो है क्लिक करेंगे, सारे जो है पेज पे खुल जाएंगे और सारी चीज़ें आपको वहीं से दिख जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।